Hey guys, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हमारा आज का वीडियो क्लास 11th के चैप्टर 4th पे रहेगा विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी स्किल सक्सेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड प्रेजेंस ऑफ द नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है कि कौन से टिश्यू है जिसमें कि ब्लड सप्लाई नहीं होती है और एक मेजर कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन से टिश्यू में होती है, मस्कुलर, फ्लूइड कनेक्टिव, एपिथेलियल और नर्वस टिश्यू। तो हमारा जो फर्स्ट टिश्यू होता है टाइप ऑफ टिश्यू में दैट इज़ द एपिथेलियल टिश्यू। जब हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं तो इसमें दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें एक तो सबसे पहले क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ के सबसे नीचे की तरफ। जो ये मैट्रिक्स होता है उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एपिथेलियल की जो बेसल लाइन होती है उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, प्लस एपिथेलियल सेल्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इनके अंदर ब्लड सप्लाई क्या होती है, टोटली एब्सेंट। तो ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं किसके हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल टिश्यू इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू बाय इट्स। एपिथेलियल और बाकी के जो रिमेनिंग टिश्यूज़ हैं उनमें क्या डिफरेंस है, लार्ज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, नो। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स यहाँ पर होता है लेकिन वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के तौर पर। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, एपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल होने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है और इनमें इंटरसेलुलर कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं ये, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, लाइनिंग प्रोवाइड करनी होती है जैसे स्किन में भी एपिथेलियल सेल्स होती है, एक्सपोज्ड पार्ट जितना भी है गट के अंदर लाइनिंग वहाँ पे भी एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, एबिलिटी टू कैरी एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल नर्व सेल्स कैरी कर पाती हैं। ठीक है, और एपिथेलियल का इसका कोई रोल नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी हमने बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यू जो होती है उसके सबसे जो अगर सिंगल लेयर्ड है तो उस लेयर के नीचे भी, और मल्टी लेयर्ड है तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसके नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है, मैट्रिक्स की बनी होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। एपिथेलियम के जो कई टाइप्स हैं जिनमें से एक है आपके सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंपल, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर तीन एपिथेलियम होती है सिंपल एपिथेलियम के अंदर। इनमें से जो सीलिएटेड है वो कहाँ देखने को मिलती है, सीलिएटेड एपिथेलियम बेसिकली क्या होती है कि इस तरीके से इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स जिनके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, जनरली सीलिया, और सीलिया जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं वो मूवमेंट का काम करवाते हैं, पार्टिकल्स को मूव करवाना, म्यूकस को मूव करवाना। तो ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होती है जनरली वहाँ पे मिलती है जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स या म्यूकस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं तो ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स बेसिकली। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स के मूवमेंट के लिए भी सीलिएटेड एपिथेलियम की ज़रूरत होती है, एग के मूवमेंट के लिए, स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए। और ब्रोंकियोल्स में जब म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो उस म्यूकस को मूव करवाने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करवाते हैं सारे के सारे सीलिया, सिंक्रोनाइजेशन मूवमेंट के साथ में। तो जो सीलिएटेड एपिथेलियम है वो प्रेजेंट होती है ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यूस्टेकियन ट्यूब और स्टमक लाइनिंग, स्टमक लाइनिंग में विलाई प्रेजेंट होती है ज़्यादा। बाइल डक्ट और इसोफेगस में भी मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो बोलस मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक सिस के कारण होता है, मस्कुलर मूवमेंट होता है। फैलोपियन ट्यूब्स में होती है लेकिन यूरेथ्रा में ये मूवमेंट के लिए एपिथेलियल सेल्स नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, कि वो एपिथेलियम जो कि ब्लड वेसल्स की इनर वॉल बनाती है, दोज आर नोन एज। ब्लड वेसल्स काफ़ी थिन वेसल्स होती हैं। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पर जो एपिथेलियम होती है वो भी सबसे पतली सिंगल थिन लेयर्ड एपिथेलियम होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम का जो सबसे छोटा पोर्शन है सिंगल थिन लेयर्ड फ्लैट सेल्स जो होती हैं
जिन्हें कहा जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम। वो एपिथेलियम बनाती हैं ब्लड सेल्स को। बेसिकली ब्लड सेल की जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो किससे बनती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, एयर सैक जो होते हैं, एल्वियोलाई के लंग्स के जो एयर सैक होते हैं उनकी लाइनिंग भी किससे बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है। और जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसमें एक कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, ये डिफ्यूजन के लिए बाउंड्री बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं। या क्योंकि हमें पता है ब्लड और एयर सैक के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, वो डिफ्यूजन से होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम इसको बहुत इजीली फैसिलिटेट करती है। स्क्वैमस एपिथेलियम के कारण ये डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ciliated simple columnar epithelium often contains dash which increase the surface area of secretion and absorption। ठीक है। जो सिंपल कॉल्यूमनर और सीलिएटेड एपिथेलियम होती है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजुला, कोलेजन, माइक्रोविलाई या ऑल ऑफ दीज। तो हमें ये पता है कि ये जो इस तरीके की कॉल्यूमनर एपिथेलियम है ये प्रेजेंट होती है गट की लाइनिंग के अंदर, इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर। और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में ये इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाइज। ठीक है। ये माइक्रोविलाइज इस तरीके से सेल के ऊपर इस तरीके से विलाइज बने होते हैं। इन विलाइज के बनने से सेल का जो सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सेल के सरफेस एरिया के बढ़ने से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन इजीली हो पाता है। और जो सिक्रीशन है, अगर किसी स्टमक के इंटेस्टाइन में भी ये मिलती है, सिक्रीशन के लिए भी ये क्या होते हैं? सरफेस एरिया क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ठीक है। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब के लिए सरफेस एरिया को क्या करती है? इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोविलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली टाइप ऑफ सेल्स सीन इन अ टेंडन। अगर हम टेंडन्स की बात करते हैं तो टेंडन एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम देखते हैं तो दो तरीके के हो सकते हैं मेनली कनेक्टिव टिश्यू। एक तो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे देखने को मिलते हैं डेंस, तीसरे टाइप के होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। टेंडन्स जो हैं, टेंडन्स हमारे एक तरीके के डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिनके लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2, 3 या 4 तरीके की सेल्स हो सकती है। मतलब देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सेल्स इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जनरली एक ही तरीके की सेल्स होती हैं, और वो सेल्स कहलाती हैं फाइब्रोब्लास्ट। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो उनमें फाइबर्स हमेशा रहेंगे। फाइबर सेल्स, फाइबर्स प्लस फाइब्रोब्लास्ट प्लस मैट्रिक्स। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अगर हम बेसिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो ये रहते हैं, उसकी सेल्स जनरली जो कौन सी होती है? फाइब्रोब्लास्ट, या उस कनेक्टिव टिश्यू को बनाने वाली सेल्स, कुछ फाइबर्स, और उनको आपस में जोड़ने के लिए बेस प्रोवाइड करवाता है, वो होता है ग्राउंड या फिर मैट्रिक्स जो होता है वो। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स है वो सिर्फ एक ही तरीके की सेल्स होती है, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। बाकी के ऑप्शन हमारे गलत रहेंगे। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, टेंडन एंड लिगामेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू का डिस्क्रिप्शन देखें, उसका कितने तरीके के हो सकते हैं, तो फर्स्ट तो कनेक्टिव टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है? आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में जो थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे कि एरोलर टिश्यू जो कि हमारी स्किन के नीचे मिलता है, एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट स्टोर करने की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। डेंस में रेगुलर और इरेगुलर दो तरीके के हो सकते हैं, और इसमें रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं टेंडन और लिगामेंट्स। ठीक है। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स होते हैं टेंडन और लिगामेंट्स, जिसमें कि टेंडन्स जो लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और टेंडन्स जो होते हैं वो बोन को दूसरे कार्टिलेज से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू के हैं। ठीक है। और टेंडन और लिगामेंट्स जो हैं वो हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। और स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है उसमें आ जाते हैं कार्टिलेजेस, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड,
लिम्ब्स भी स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कार्टिलेज फॉर्म्स द होल ऑफ द एडल्ट स्केलेटन इन कार्टिलेजिनस फिशेस। नॉर्मली अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो जनरली वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज होता है वो एडल्ट बनते बनते किस में चेंज हो जाता है, बोन्स में चेंज हो जाता है। मतलब कार्टिलेज की जगह पे क्या बन जाती है, बोन्स उसको रिप्लेस कर देती है। लेकिन जो इलास्मोब्रैंकियाई होती हैं या फिर जैसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है, स्केलेटन के बेस पे हमें पता है फिशेस दो तरीके की होती है, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस जिसका स्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इनमें जो टाइप ऑफ कार्टिलेज है, कौन से तरीके का कार्टिलेज पाया जाता है, इलास्टिक, हाइलिन, टिपिकल या फाइब्रस। तो क्योंकि इनके अंदर स्केलेटन का बना होता है ये, तो इनके अंदर जो कार्टिलेज है वो जनरली कौन सा होता है, हाइलिन टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। ठीक है, इलास्मोब्रैंकिया के अंदर मेनली जो कार्टिलेज होता है दैट इज अ हाइलिन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टिलेज टिश्यू आर लाइकली टू बी स्लो इन हीलिंग फॉलोइंग एन इंजरी। कार्टिलेज में अगर इंजरी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से हील नहीं हो पाती है, बहुत स्लोली हील होती है, जबकि बोन्स बहुत जल्दी खुद को हील कर लेती हैं। इसका बेसिक रीज़न क्या है, ठीक है, कार्टिलेज सेल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे लैक डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज मिसिंग एंड द कार्टिलेजिनस सेल्स आर सराउंडेड बाय फ्लूइड्स। बेसिकली अगर हम ऑप्शंस को देखें तो कार्टिलेजिनस सेल्स या जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेजिनस सेल्स का नाम क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जब तक छोटी होती हैं, यंग कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, वो डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कार्टिलेज में रीजनरेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि उनके अंदर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई क्या होती है, एब्सेंट होती है। देखिए जब भी कोई भी टिश्यू डैमेज होता है तब टिश्यू के डैमेज होने पर वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, टिश्यू डैमेज होने पे वहाँ पे जो सेल्स हैं उन सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सेल्स की डेथ होने के बाद में वहाँ पे बहुत देर इज़ अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, ब्लड का क्लॉट बनना, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स वहाँ पे आती हैं, ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं वहाँ पे क्लॉट बनाते हैं। तो ब्लड का रोल होता है बेसिकली वहाँ पे क्लॉट बनाने और इन सब के अंदर, क्योंकि कार्टिलेजिनस सेल्स में ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं है, तो जो क्लॉट बनाने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है, और इसको हील होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो रीज़न क्या रहेगा इसका, दे लैक डायरेक्ट ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन। ठीक है, लिगामेंट्स की अगर हम बात करते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है, और लिगामेंट्स जो है इनकी एक कैरेक्टर होते हैं कि ये दो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करवाते हैं, सेकेंड थिंग लिगामेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है। इन दोनों कैरेक्टर्स के कारण बहुत से ऑर्गन्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए, जब बहुत से ऑर्गन स्ट्रेच होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, लिगामेंट्स की वजह से होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिन फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, येलो इलास्टिन फाइबर होता है वो। तो अगर लिगामेंट्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो बोन्स जो है आपकी, एक बोन जॉइंट्स पे आपके क्या मिलते हैं, लिगामेंट्स, नी जॉइंट हो गया, आपकी एल्बो हो गई, तो बोन्स क्या हो जाएंगी आपकी, बोन्स विल बिकम अनफिक्स्ड, क्योंकि एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने के लिए जो जॉइंट्स है वहाँ पर क्या होंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे लिगामेंट्स नहीं है, तो हड्डियाँ जो है वो कैसी हो जाएंगी, अनफिक्स्ड हो जाएंगी, अपनी प्लेस से वो मूवमेंट भी कर सकती हैं, ठीक है, उनको मूव करने में क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेजेस। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है, हमने बात की थी कार्टिलेज में सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, और क्या होता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन वो कौन सा होता है, कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स कौन सी थी, कॉन्ड्रोसाइट्स, और कार्टिलेज के मैट्रिक्स में जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, कॉन्ड्रिन। टर्म्स याद रह जाएंगी, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कार्टिलेज बनाती है एंड द प्रोटीन इज नोन एज कॉन्ड्रिन प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मीज ऑफ इजिप्ट सेल्स स्टिल हैव देयर आर्टरीज प्रिजर्व्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है,
इजिप्शियन ममीज़ जो थी उनको जब ममीफिकेशन किया जाता है, जब उनको साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर बंद करके रख दिया जाता है, उसके बाद में हज़ारों सालों के बाद में आज भी उनकी आर्टरीज जो हैं, ठीक है, वो सही पड़ी हैं। वाई? क्यों? क्योंकि इसका रीज़न जो है वो क्या है? इलास्टिन फाइबर। क्योंकि आर्टरीज की जो वॉल होती है उनके अंदर एक फाइबर प्रेजेंट होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, दैट इज़ इलास्टिन। इलास्टिन प्रोटीन जो होता है इट इज़ इन प्रेजेंट इन द फाइबरस वॉल्स ऑफ आर्टरीज। इलास्टिन बाकी के जो फाइबर्स हैं जैसे कि कोलेजन वगैरह हो गया, इन फाइबर्स से बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 टाइम्स ज़्यादा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये ड्यूरेबल भी होता है और लॉन्ग टाइम तक ये डिकम्पोज भी नहीं हो पाता। इलास्टिन फाइबर हमारा कौन सा होता है? येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो होते हैं, इनके कारण ही क्या होती है? ड्यूरेबिलिटी बनती है मम्मीज़ के अंदर, और आर्टरीज जो होती हैं वो क्या होती है? अभी तक सही पड़ी हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो सेरिएशन? ओके, इट शुड बी डू नॉट शो स्ट्रिएशन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है थोड़ा सा यहाँ पर, स्ट्रिएशन आएगा यहाँ पे, सेरिएशन नहीं। फ्यूजिफॉर्म का क्या मतलब होता है कि ऐसा फिलामेंट जो किनारों पर तो क्या होता है? टेपर्ड होता है, पतला होता है, और बीच में से क्या होता है? थिक होता है। ठीक है, जिसके एंड्स टेपर्ड होते हैं। और नॉन स्ट्रिएशन यानी कि नॉन स्ट्रिएटेड, जिसे हिंदी में कह दिया जाता है अरेखित। ठीक है, मसल फाइबर फ्यूजिफॉर्म होता है और नॉन स्ट्रिएटेड या फिर कैसे होता है? अरेखित। मसल फाइबर की हम बात करते हैं तो 3 तरीके के मेनली होते हैं, या तो स्केलेटल मसल्स हो सकती हैं, या स्मूथ मसल्स हो सकती हैं, और तीसरे टाइप के कौन सी होती है? हार्ट में मिलने वाली स्पेशल तरीके की कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो इनमें से अगर हमने थोड़ा सा पढ़ा हो तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्रिएटेड होती हैं, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो रेखित मसल्स, यानी कि जिनके ऊपर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती है? लाइनिंग प्रेजेंट होती है, तो स्ट्रेटेड कंडीशन में होती हैं। लेकिन जो, और कार्डियक भी कैसी होती हैं? स्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं आपके, वो कैसी होती हैं? नॉन स्ट्रेटेड। प्लस स्मूथ मसल्स की जो एंडिंग होती है वो भी कैसी होती है? टेपर्ड। तो 3 ही तरीके की मसल्स हैं, जिसमें से स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, और कार्डियक और स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्रेटेड होती हैं। ठीक है, ये टर्म्स है जो थोड़ी सी ध्यान रखनी है हमें। स्मूथ मसल्स हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर द कम्युनिकेशन जंक्शंस। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम आते हमें ध्यान में आना चाहिए एक टर्म, कि ये किस में इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती हैं वो देखने को मिलती है? कार्डियक, स्ट्रिप्ड, एडिपोज और नर्व एंड स्ट्रेटेड टिश्यूज। अगर हमने एनसीईआरटी के अंदर तीनों मसल सेल्स का डायग्राम देखा है, तो जो कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है, कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होती हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, और उनके बीच में जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। ठीक है, और इन जंक्शन के तौर पे क्या मिलता है? इंटरकैलेटेड डिस्क्स होती हैं, वो डिस्क ही जंक्शन का काम करती हैं। ये एक चीज़ क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि कार्डियक मसल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि एक मसल तो अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और अगली मसल जो है वो कुछ सेकंड्स के बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हार्ट बीट को बनाए रखने के लिए, हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को प्रॉपर बनाए रखने के लिए सारी की सारी सेल्स का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना और एक साथ रिलैक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होती है? इंटरकैलेटेड डिस्क, या इनको क्या क्या दिया जाता है? कम्युनिकेशन जंक्शंस। ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जो कि किस में पाया जाता है? कार्डियक मसल्स के अंदर। When cardiac muscle cells are damaged by a heart attack, ठीक है, they are usually replaced by मसल सेल्स हैं, कार्डियक मसल सेल्स जो हैं, या जो कार्डियक मायोसाइट्स होती हैं वो मसल सेल्स होती हैं। ठीक है, जब हार्ट अटैक हो जाता है तो ये बहुत जल्दी खुद को हील नहीं कर पाती हैं, तो कुछ टाइम तक, इनको कुछ टाइम लगता है हील करने में। उतने टाइम तक हार्ट का काम चलाने के लिए, ठीक है, सिर्फ एक, ताकि डेथ ना हो, हार्ट का काम चलाने के लिए क्या होता है? कौन सी मसल्स होती हैं जो इनको, कौन सी सेल्स होती है जिनको रिप्लेस करती है? कनेक्टिव टिश्यू, न्यू स्मूथ मसल सेल्स, न्यू कार्डियक मसल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स। तो देखिए 2 ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे ही निकल रहे हैं। ठीक है, कि स्मूथ सेल्स इसको रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, वो नॉन स्ट्रेटेड है, ये स्ट्रेटेड होती हैं।
एपिथेलियल सेल्स में कोई कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी नहीं होती, उनमें वैसे भी एपिथेलियल सेल्स वहाँ पे नहीं आ पाती हैं, ठीक है। अब हार्ट अटैक होने पर मसल सेल्स के अंदर नई सेल्स बनने में टाइम लगता है, दे कैन नॉट इमीडिएटली वहाँ पे नई सेल्स नहीं आ सकती है, तो न्यू कार्डियक मसल सेल्स भी वहाँ पर नहीं आती हैं। इनको जो रिप्लेस करता है वो कौन सा टिश्यू रिप्लेस करता है? कनेक्टिव टिश्यूज़। बेसिकली अगर इसी को ही दूसरे तरीके से पूछा जाए तो ये कौन सी सेल्स होती है? कनेक्टिव मसल सेल्स जो होती हैं, ये कनेक्टिव मसल सेल्स डैमेज होने पर किसको रिप्लेस करती हैं? कार्डियक मसल सेल्स को, ठीक है। कनेक्टिव मसल सेल्स जो होती हैं, दीज आर बेसिक सेल्स विच रिप्लेस कार्डियक मसल सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरोग्लिया आर एक्साइटेबल सेल्स ऑफ न्यूरल टिश्यू, सपोर्टिंग एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स ऑफ न्यूरल टिश्यू, 2 to 3 times in volume of neural tissue, प्रोटेक्टिव एंड एक्साइटेबल सेल्स ऑफ न्यूरल टिश्यू। अगर हम न्यूरल टिश्यू की बात करते हैं तो न्यूरल टिश्यू के अंदर दो तरीके की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, मतलब दो तरीके के न्यूरल टिश्यू के अंदर हमें दो तरीके के फाइबर्स या दो तरीके की सेल्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट तो हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। इनमें फर्स्ट जो है वो तो कौन से हैं? न्यूरॉन्स, जो कि यूनिट होती है इस न्यूरल टिश्यू की और एक्साइटेबल होती है। एक्साइटेबल का मतलब ये एक्शन पोटेंशियल को कैरी कर सकती हैं, एक्शन पोटेंशियल को एक सेल से दूसरी सेल में क्या कर सकती है? ट्रांसफ़र कर सकती है। इसी से ही क्या होता है? मैसेजेस क्या होते हैं? ट्रांसफ़र। दूसरे तरीके की जो सेल्स होती हैं या दूसरे तरीके की जो टिश्यूज़ है न्यूरल टिश्यू का पार्ट, वो कौन से होते हैं? न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया नॉन एक्साइटेबल्स होते हैं क्योंकि मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम तो कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स, या जिसे हम कहते हैं नर्व सेल्स, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं, उनको प्रॉपर अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। उस चीज़ के लिए क्या प्रेजेंट होती है? न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं। और न्यूरल टिश्यू का मेजर पार्ट जो होता है, ठीक है, इवन मोर देन हाफ ऑफ न्यूरल टिश्यूज़, न्यूरोग्लिया जो होती है वो कितनी होती है? मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा जो न्यूरल टिश्यू है वो किसका बना होता है? आपके न्यूरोग्लिया का बना होता है, ठीक है। तो ये एक्साइटेबल नहीं होती है, 2 to 3 टाइम्स नहीं होती है, मोर देन हाफ होती है। प्रोटेक्टिव होती हैं लेकिन एक्साइटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, नॉन एक्साइटेबल होती हैं और टोटल न्यूरल जो टिश्यू होता है उसका क्या होती है? उसके आधे से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड प्रेजेंस ऑफ नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई तो किसका कैरेक्टर है? हमने बात की थी एपिथेलियल सेल्स की कैरेक्टर है। अगर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई के साथ में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रेजेंस कह देता तो कौन सा टिश्यू हो जाना था? ये एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन इसने यहाँ पे क्या कह दिया? ब्लड सप्लाई भी नहीं है और नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओके। नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, इसने कह ही दिया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो भी कैसी होती है? नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? कुछ ग्राउंड मटेरियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ फाइबर्स हो सकते हैं। नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये किसका कैरेक्टर है? एपिथेलियल टिश्यू का है। इसमें बेसिकली ये दो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्वस टिश्यू सेल्स दैट प्ले सेवरल सपोर्टिंग रोल्स बट डू नॉट ट्रांसमिट इम्पल्स। वो सेल्स जो कि नर्वस टिश्यू सिस्टम के अंदर सपोर्टिंग सेल्स का काम करती हैं लेकिन इम्पल्स ट्रांसमिट, यानी कि जो आपका आवेग होते हैं उनको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ग्लियल, डेंड्राइट, नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स। तो देखिए, नर्व सेल्स को ही क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। दोनों एक ही सेल्स के नाम है, तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, न्यूरॉन्स कह दो, ठीक है। और न्यूरॉन्स के ही पार्ट होते हैं डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स, ठीक है। तो जो इस तरीके से देखा जाए तब भी ये सारी की सारी तीनों ऑप्शन क्या हो गए? हमारे गलत हो गए। तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स, या इन्हें क्या भी कह दिया जाता है, कई बार ग्लियल सेल्स भी कह दिया जाता है, ये ग्लियल सेल्स क्या करती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सपोर्टिंग रोल्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनरल फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स इज,
ग्लैंड्स या जो ग्रंथियां हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी। नहीं, बॉडी प्रोटेक्शन के लिए बाकी की चीज़ें, स्किन हो गई, ठीक है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो हमें सीधा खड़ा रखता है, और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नो। प्रोड्यूस एंड सिक्रीट स्पेशलाइज्ड कंपाउंड्स टू कंट्रोल एंड मेंटेन डिफरेंट बॉडी फंक्शन। ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि स्पेसिफिक कंपाउंड, जनरली क्या, जिसे हम क्या कह देते हैं, हार्मोन्स, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे की बात करें तो उसमें इसको क्या कह दिया जाता है, हार्मोन्स को बनाना, ठीक है, और उन्हें उनके टारगेट एरिया तक पहुंचाने के लिए आगे के प्रोसेस को करना, ठीक है। ब्लड प्रेशर और नर्व एक्शन के लिए भी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ग्लैंड्स का काम होता है स्पेशल कंपाउंड्स को बनाना और उनको क्या करवाना, सिक्रीट करवाना। अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो दो तरीके की ग्लैंड्स मेनली हो सकती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जो अपना जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर डक्ट सिस्टम में डाल देती है और उस डक्ट के थ्रू वो क्या होता है, अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जीभ के नीचे भी होती है आपके, तो वो लोअर मैंडिबल में जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से डक्ट से सलाइवा जो होता है जीभ के नीचे आकर के खुलता है। इसी तरीके से जो आपके आंसू की जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, टीयर ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, मैमल्स में मिल्क ग्लैंड्स जो होती हैं वो। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती हैं इन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को लेकर के जाने के लिए। ये अपना प्रोडक्ट या एंडोक्राइन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जनरली, हार्मोन्स, ठीक है, ये उनको डायरेक्ट कहाँ भेज देती है, ब्लड सप्लाई के अंदर। ब्लड सप्लाई से वो आगे आगे अपने जो भी टारगेट एरिया है वहाँ पे क्या होते हैं, पहुँचते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स इन मैमल्स आर, स्वेट ग्लैंड्स की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या, इन मैमल्स में उनका टाइप कौन सा होता है, कंपाउंड एंड ट्यूबुलर? नहीं, ठीक है, सिंपल एंड एल्व्यूलर। सिंपल होती हैं ग्लैंड्स लेकिन एल्व्यूलर नहीं होती हैं, ठीक है, सिंपल एंड कॉइल्ड, कंपाउंड एंड कॉइल्ड। स्वेट ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, स्किन का जब सेक्शन काटा जाता है तो स्किन में डर्मिस रीजन के अंदर इस तरीके से कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो कॉइल्ड ग्लैंड होती है ये कौन सी होती है, आपकी स्वेट ग्लैंड्स। और स्वेट ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो कहाँ पर होती है, एपिडर्मिस के ऊपर। आपकी सभी की स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर जो पोर्स होते हैं वही आपके क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स के क्या होते हैं, यहाँ पर ओपनिंग इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिंपल होती है, ट्यूबुलर होती है, और इसकी जो बेसल पार्ट होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइडल, कॉइल्ड होता है, क्योंकि काफ़ी मुड़ा हुआ होता है, तो ये कौन सा होता है, कॉइल्ड। तो स्वेट ग्लैंड्स आर बेसिकली सिंपल एंड कॉइल्ड। द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज्ड डायरेक्टली, ठीक है, ये सीधी सी बात आ गई कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रीशन जो होता है डायरेक्टली इनटू द स्किन सरफेस, इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इन अ ग्लैंड डक्ट और इनटू द ब्रेन टिश्यू। इनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्ट कहाँ पे सिक्रीट कर दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ग्लैंड डक्ट में किसका सिक्रीट किया जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर, डायरेक्ट ब्लड में इनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। विच एक्सोक्राइन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन स्किन? स्किन के अंदर अगर हम मेनली बात करते हैं तो दो ही होती हैं आपके, स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है। बाकी फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम, स्वेट ग्लैंड एंड ईक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट एंड मीरोक्राइन, स्वेट ग्लैंड एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, यहाँ पे इन करेक्ट ऑप्शन तो बेटा हमारा रहेगा स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। की जो स्किन होती है उसके अंदर जो मेनली दो ग्लैंड्स होती हैं वो होती है, एक तो स्वेट ग्लैंड, दूसरी होती है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं वो सीबम प्रोड्यूस करती हैं। सीबम का काम क्या होता है, हमारी स्किन को मॉइस्ट बना के रखना और इसे डेसिकेशन से बचाना। स्किन को मॉइस्ट या नम बनाने की और इसे सूखने से बचाने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर स्किन ड्राई हो जाएगी तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो उस सीबम में वो जो फैट, थोड़ा सा फैट सिक्रीशन होता है जिससे क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है और हमें फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होती है, बचाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो तीन टर्म्स आई हैं, हम करेक्ट ऑप्शन तो रहेगा ऑप्शन नंबर डी,
उन टर्म्स को भी देख लेते हैं। मीरोक्राइन, एपोक्राइन, और इसी के साथ में एक और टर्म होती है, वो होती है होलोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मीरोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये तीनों जो तीन तरीके हैं, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन, ये तीन तरीके डिफ्रेंशिएट किए गए हैं कि कोई भी जो ग्लैंड है वो कैसे अपने आप को सिक्रीट कर रही है। हम सब ने एक्सोसाइटोसिस पढ़ा है, अमीबा के अंदर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। मीरोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं, जैसे एक्सोसाइटोसिस होता है उसी तरीके से अपना सिक्रीशन करती हैं। सेल का कोई भी पार्ट जो है लॉस्ट नहीं होता है। गोल्जी बॉडी सिक्रीटरी वेसाइकल कर बनाती हैं और ये आगे जा करके सेल मेम्ब्रेन के पास में जा करके क्या हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और जो एपोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें क्या कंडीशन होती है कि सेल का कुछ पार्ट, ठीक है, जैसे जो ऊपर वाला पोर्शन बनाया ये पार्ट क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है, टूट करके सिक्रीशन में चला जाता है। पिंच ऑफ पोर्शन जो होता है वो, दीज सेल्स आर नोन एज एपोक्राइन। तीसरे तरीके की जो ग्लैंड्स होती हैं वो होती हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स। वो होलोक्राइन ग्लैंड पूरी की पूरी फट जाती है और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा किस में चला जाता है, सिक्रीशन में। ठीक है, तो मीरोक्राइन और एपोक्राइन ये चीज़ होती है। और ईक्राइन ग्लैंड जो होती है उन्हें कहा जाता है, अगर कोई भी ग्लैंड सिंपल एपिथीलियम सेल से बननी के ऊपर है, कॉइल्ड है, क्यूबॉइडल है और ट्यूबुलर सिक्रीशन कर रही है, तो उस तरीके की सेल्स को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स को ईक्राइन सेल्स। तो ये टर्म्स हमें सारी पता होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, स्किन के ऊपर प्रेजेंट ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। लैमिना प्रोपिया इन द गट इज द पार्ट ऑफ। ठीक है, अगर हम इंटेस्टाइन की टीएस की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन में आउटर टू इनर साइड, बाहर से अंदर की तरफ जब हम देखते हैं तो जो फर्स्ट लेयर होती है इंटेस्टाइन की वो आपके कहलाती है ट्यूनिका सीरोसा। ठीक है, सेकेंड लेयर जो होती है इंटेस्टाइन की वो होती है ट्यूनिका मस्कुलरिस। थर्ड लेयर जो होती है इंटेस्टाइन की वो होती है ट्यूनिका सबम्यूकोसा। और इनर मोस्ट जो लेयर होती है, ठीक है, जिसके बाद में एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जो जिनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, वो लेयर आपकी कौन सी कहलाती है, ट्यूनिका म्यूकोसा। लैमिना प्रोपिया जो है वो आपके किसका पार्ट होता है, ट्यूनिका म्यूकोसा का पार्ट होते हैं ये। ठीक है, इस लेयर के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है लैमिना प्रोपिया बेसिकली। ट्यूनिका एडवेंटिशिया की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन ये गट की लाइनिंग की नहीं होती है, ये किसकी होती है, ब्लड वेसल्स की होती है। ये आउटर, बाकी की लाइनिंग सेम होती है लगभग। तो आउटर मोस्ट लाइनिंग अगर इंटेस्टाइन की बात हो रही है तो वहाँ पे होती है ट्यूनिका सीरोसा, सबसे बाह्यतम जो लेयर होती है वो सीरोसा। और अगर ब्लड वेसल्स है तो उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो होती है वो कौन सी होती है, एडवेंटिशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म। हीरोडेनेरिया, लीच होती है आपके, फेरेटिमा और लुम्ब्रिकस, ये दोनों ही क्या है, कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इन अर्थवॉर्म इज कॉल्ड एज प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, स्टोमियम और एनास्टोमियम। अर्थवॉर्म का जो पहला बॉडी सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है, पेरिस्टोमियम। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट का नाम होता है पेरिस्टोमियम। उसके आगे एक छोटी सी उभार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक छोटा सा प्रोट्यूब्रेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम सेंसरी ऑर्गन की तरह, यहाँ पे ऑर्गन तो नहीं लेकिन ये सेंसेस को कलेक्ट करने के लिए काम में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, पेरिस्टोमियम। ठीक है, और प्रोस्टोमियम का फंक्शन क्या होता है, सेंसरी फंक्शन होता है। माउथ जो है वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है, फर्स्ट के अंदर, पेरिस्टोमियम के अंदर। गिजार्ड या प्रोवेंट्रिक्यूलस इन कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर जो प्रोवेंट्रिक्यूलस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फोरगट, ठीक है, दूसरी होती है मिडगट और तीसरा पार्ट होता है इसका हाइंडगट। मिडगट का ही दूसरा नाम होता है मिजेंट्रॉन। ठीक है, माउथ फेरिंग्स में खुलता है, फेरिंग्स आगे ईसोफेगस में खुलती है,
ईसोफेगस जो है वो आगे किस में खुलता है, क्रॉप में खुलता है। इसका जो फूड है वो कॉकरोच के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, क्रॉप के अंदर जाकर के फूड स्टोर होता है। क्रॉप आगे, क्रॉप का जो लास्ट पोर्शन है वो कहाँ पे खुलता है, गिजार्ड के अंदर। गिजार्ड बेसिकली क्या है, गिजार्ड वो इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहाँ पे कॉकरोच के दांत होते हैं। बेसिकली हम इसे लेमन के लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं। वास्तव में गिजार्ड में कुछ काइटिन की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, 6 प्लेट्स होती हैं जो कि दांत की तरह काम करती हैं, यानी कि उसको ग्राइंड करने के लिए, और जैसे टीथ खाने को ग्राइंड करता है, पीसता है, उसकी तरह गिजार्ड काम में आता है। ठीक है, और गिजार्ड का मोस्ट ऑफ पार्ट तो क्रॉप में प्रेजेंट होता है, बाकी का गिजार्ड का पार्ट जो होता है वो किस में, ओपनिंग गिजार्ड की कहाँ होती है, मिड गट, या जिसे हम क्या कहते हैं, मिजेंट्रॉन। तो गिजार्ड, क्रॉप ने खाना स्टोर किया, गिजार्ड ने उसको क्या कर दिया, पीस दिया, फिर वो मिड गट या मिजेंट्रॉन के अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर। तो ये फोरगट और मिड गट के बीच में प्रेजेंट होता है गिजार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप एंड मिजेंट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर कटिंग एंड बाइटिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, सकिंग एंड रैस्पिंग, सकिंग एंड साइफोनिंग। ठीक है, तो सकिंग एंड साइफोनिंग टाइप के जो होते हैं ये नहीं होते, इसमें काटने और चबाने के लिए जो होते हैं वो, कटिंग एवं बाइटिंग टाइप जो होते हैं वो टाइप होते हैं किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। कॉकरोच खाने को काट के खाता है, सक नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ। कॉकरोच निम्फ की जो लास्ट मोल्टिंग होती है, मोल्टिंग निर्मोचन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं निर्मोचन। जैसे कि अपनी जो ऊपर की जो लेयर होती है, जैसे सांप जो होते हैं उनमें भी ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, ये नेरीज वगैरह हो गई, ये भी अपनी ऊपर की जो लेयर होती है स्किन उसको हटाते हैं। कॉकरोच की जो फीमेल होती है वो अंडे देती है, एग लेइंग होती है, और उस अंडों से डायरेक्ट बड़ा कॉकरोच, एडल्ट कॉकरोच नहीं निकल के क्या होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के बेबी कॉकरोचेस निकलते हैं, जिनमें काफ़ी चेंजेस होने के बाद में एडल्ट कॉकरोच बनता है। और इसमें 12 से 13 बार मोल्टिंग होती है, ऑलमोस्ट मोल्टिंग 1 या 2 बार भी नहीं, एडल्ट कॉकरोच बनने से पहले लगभग 12-13 बार मोल्टिंग होती है। लास्ट जो निम्फ होता है, मतलब एडल्ट से जस्ट पहले का जो निम्फ स्टेज होती है, उसमें विंग पैड्स बन जाते हैं लेकिन विंग्स नहीं बनते। ठीक है, तो विंग्स जो बनते हैं वो आपके कहाँ पर जाकर के बनते हैं, लास्ट मोल्टिंग के बाद में। तो करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एनल सर्काई, एनल सर्काई पहले बन जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बोथ फोर विंग एंड हाइड विंग, लेबियम बहुत पहले बन जाता है। मैंडिबल्स बिकम हार्डर, ये भी नहीं होता। तो जो लास्ट आपका निम्फ है उससे जब कॉकरोच बनता है तो मेन क्या चेंजेस आते हैं, विंग्स का डेवलपमेंट होना, बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ फोर विंग एंड हाइंड विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स आर, फ्रॉग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, पोइकिलोथर्मल और बोथ। ठीक है, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल क्या होते हैं, यूरीथर्मल वो एनिमल्स विच आर एबल टू टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, जो 50 डिग्री तक, 55 डिग्री तक, 60 डिग्री तक भी क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जो 0 डिग्री भी सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर की बहुत बड़ी रेंज को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे हम। ठीक है, ह्यूमंस कुछ टाइम के लिए तो कर ही सकते हैं। गोट हो गई, फ्रॉग हो गए, ये ऐसी हैं जो कि एनिमल्स जो कि बहुत लंबी टाइम रेंज को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। जनरली यूरीथर्मल कैसे होते हैं, होम्योथर्मल्स जनरली, नो सॉरी दैट वाज अ रॉन्ग कमेंट। ठीक है, नहीं होते यूरीथर्मल होम्योथर्मल्स, बट कुछ यूरीथर्मल होम्योथर्मल हो सकते हैं। स्टीनोथर्मल वो एनिमल्स जो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा डिफरेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पेंगुइन्स हो गए, पेंगुइन्स पोल्स पे मिलते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में, तो अगर पेंगुइन्स को हम थोड़े गर्म एनवायरनमेंट में ले आए, यानी कि 25 डिग्री या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले आए, तो भी पेंगुइन्स उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। क्रोकोडाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, स्टीनोथर्मल के, कि जिनको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए, कि वो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन को टॉलरेट नहीं कर सकते। पोइकिलोथर्मल्स
पोइकिलोथर्मल्स और होम्योथर्मल्स सबको पता है, हिंदी में इनको समतापी और असमतापी शायद कहा जाता है। पोइकिलोथर्मल्स वो जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, कुछ एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, कि उनका बॉडी टेम्परेचर, अगर बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा हुआ तो बॉडी टेम्परेचर गिर जाएगा, बाहर का एनवायरनमेंट गर्म हुआ तो बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाएगा। इसका अपोजिट होता है होम्योथर्मल, जैसे कि ह्यूमंस, जिनके बॉडी का अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो कैसा रहता है, एक कांस्टेंट बना रहता है। तो फ्रॉग इनमें से क्या है, फ्रॉग इनमें से एक तो है यूरीथर्मल्स। यूरीथर्मल्स क्योंकि फ्रॉग जो है बहुत वाइड रेंज को क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की वाइड रेंज को टॉलरेट। दूसरी चीज़ एम्फीबियन है, तो फ्रॉग्स आपके कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मल्स, ठीक है। फ्रॉग अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर सकते, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से इनका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग टेक्स वाटर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, आई, स्किन, माउथ और गिल्स। फ्रॉग की जो स्किन होती है वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहती है, नम बनी रहती है, और यहीं से ही फ्रॉग क्या होता है, वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको अगर हमारे क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो या कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू लेट अस नो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।